चलो अब सुनो, ये जो आप पेरा 46 ए है, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने केवल और केवल कंपनीज के लिए इस एएस में पेरा 45 के बाद दो पेरा एक्स्ट्रा ऐड किए थे। पेरा 46 ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जब इसका नोटिफिकेशन इशू किया था 2012 में, उस समय कंपनीज को ये ऑप्शन दिया था, कंपनीज को केवल, कि यदि आप किसी भी फिक्स असेट के लिए, जिसको कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम, फिक्स असेट इज नॉन मॉनेटरी आइटम, क्योंकि फिक्स असेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री और इक्विटी, ये चार नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। आप यदि कोई भी नॉन मॉनेटरी असेट के लिए कोई बोरिंग्स लेते हैं और यूं कहिए फिक्स असेट के लिए आपने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया, उस लोन की पीरियड 12 महीने से ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखना। मोर देन 12 मंथ का लोन लिया है और उसका यूज फिक्स असेट खरीदने में लिया है, तो जब तक आप उस लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं चुका देंगे या उस लोन का रिपेमेंट नहीं कर देंगे, तब तक फ्लैक्चुएशन जो आएगा एक्सचेंज रेट में, उसके कारण जो प्रिंसिपल से रिलेटेड फ्लैक्चुएशन पार्ट है, इंटरेस्ट वाला नहीं, वो तो उधर जाता है AS 16 में। प्रिंसिपल से रिलेटेड जो फ्लैक्चुएशन आएगा अप या डाउन, उसका एडजस्टमेंट या तो आप असेट की कॉस्ट में कर दो और या चाहो तो उसको आप P&L अकाउंट में चार्ज कर दो। ये दो ऑप्शन एमसीए ने इस पेरा 46 और 46 ए आने के बाद दिए थे। लेकिन एमसीए ने यह भी कहा था कि यदि आपको लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, जिसको लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम कहते हैं, वो आपने लिया है और इसका यूज किसी फिक्स असेट को एक्वायर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बिजनेस में रूटीन में या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए या कोई नॉन डेप्रिसिएबल असेट के लिए, असेट है फिक्स असेट लेकिन नॉन डेप्रिसिएबल है, उसके लिए यदि लोन लिया है और उस केस में यदि एक्सचेंज में फ्लैक्चुएशंस आते हैं, तो ऐसा एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट, FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ये अकाउंट आपको याद करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, शॉर्ट में कहते हैं FCMITD अकाउंट। इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और जब तक आपके उस लोन का ड्यूरेशन है रीपेमेंट का, तब तक, या यदि उस असेट की कोई लाइफ लोन से कम है तो विच एवर अर्लियर, उतने पीरियड में उसको अमोर्टाइज कर दो P&L अकाउंट। अब इसका एक मैं प्रैक्टिकल आपको अभी करा दूंगा, उसके बाद ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन एक बार पहले P2 में या शायद PCC में 2011 के आसपास आया था, एग्जाम का ही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लोगे, वो PM में भी है और एग्जाम के क्वेश्चन में भी है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार सुन लो, एज पर एग्जिस्टिंग और अर्लियर प्रोविजन ऑफ AS 11 रिवाइज्ड, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, exchange difference arising on the settlement of monetary item or on reporting an enterprise monetary item at the rate which are different from those at they were earlier or initially recorded during the period or they were reported in previous financial statement should be recognized as income expense in the period in which they arise। अब इसका मीनिंग सुन लो, ये क्या एएस की लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। यदि आपने कोई भी फॉरेन करेंसी लोन लिया था और उस लोन का पर्पज चाहे कुछ भी रहा होगा, चाहे वो असेट के लिए लिया, डेप्रिसिएबल के लिए, नॉन डेप्रिसिएबल के लिए, बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वॉट एवर इज द रीजन, ये पुराना प्रोविजन है, ये ओल्ड प्रोविजन है एज पर द एग्जिस्टिंग और अर्लियर प्रोविजन। यदि आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन लिया था आपकी कंपनी ने और उस लोन को जब पहली बार इनिशियली रिकॉग्नाइज किया तब से लेके आज तक, और या पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी बैलेंस शीट में उस लोन को बताया था कैरिंग अमाउंट पे, तब से लेके आज तक जो गैप आ गया, डिफरेंस आ गया एक्सचेंज रेट में, गेन है या लॉस, लोन की अमाउंट बढ़ गई तो लॉस, लोन की अमाउंट कम हो गई तो गेन, उसको एज ए इनकम एक्सपेंस P&L में भेजा जाना था। ये पुराना प्रोविजन है। अब चाहे वो लोन कोई भी रीजन से था, फिक्स असेट के लिए डेप्रिसिएबल चाहे नॉन डेप्रिसिएबल, चाहे बिजनेस लोन, चाहे वर्किंग कैपिटल लोन, चाहे सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन बोलते हैं आपकी रूटीन रिक्वायरमेंट के लोन को सॉफ्ट लोन कहते हैं। अब मिनिस्ट्री ने, इसमें तो एक ही ऑप्शन था, P&L में जाएगा चाहे कुछ भी हो, उस लोन का जो अप एंड डाउन वैल्यू है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू। सपोज मेरी कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को कोई फॉरेन करेंसी लोन लिया $1 लाख का, और उसका यूज मैंने चाहे कोई प्लांट मशीन में किया, चाहे कोई लैंड खरीदी नॉन डेप्रिसिएबल, चाहे मैंने उससे कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में पैसा यूज ले लिया, सप्लायर्स को दे दिया, एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे दी, किसी भी यूज में लिया हो,
मेरा फॉरेन करेंसी लोन $1,00,000 का अप्रैल 15 को था। इनिशियल रिकॉग्निशन उस समय मैंने कर दी, जितने पे भी करी। उस दिन डॉलर की रेट 1 अप्रैल 15 को 65 रुपए थी, 65। मैंने 65 लाख का लोन ले लिया, 65 लाख। एंड ऑफ द ईयर आते आते मैंने लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई और एक्सचेंज रेट हो गई 67, 2 लाख रुपए बढ़ गए। वो लॉस 2 लाख का इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी और उससे लोन का इंक्रीज मैंने P&L में चार्ज कर दिया। ऐसे करते हुए मैं सालों साल आगे आ रहा हूं। अगले साल पिछली बैलेंस शीट की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया, फिर लोन या गेन, मतलब लॉस या गेन में हर साल P&L में डाले जा रहा हूं, चाहे मेरा लोन का यूज कुछ भी हो। पुराना प्रोविजन था आपका लोन फॉरेन करेंसी लोन है, यूज काई में भी करो, डिफरेंस P&L में ले जाओ। नया प्रोविजन, however Ministry of Corporate Affairs MCA amended as per AS 11 through a notification giving another option to companies। मिनिस्ट्री ने दूसरा ऑप्शन दिया, एज पर द नोटिफिकेशन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन रिपोर्टिंग लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम। देखो ये जो नाम है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फॉरेन से यदि आपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और वो एक्सचेंज रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज एट पर इनिशियली रिकॉर्डेड, आपने ओरिजिनली लोन लिया था इनिशियल वैल्यू पे यानी इनिशियल रिकॉग्निशन, तब से अब कोई डिफरेंस आ गया, और या दोज वर रिपोर्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछली बैलेंस शीट में आपने रिपोर्ट किया था लोन को क्लोजिंग रेट पे, आज फिर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। सो फार एज दे रिलेट टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल असेट, जब तक उस लोन का संबंध, उस लोन का रिलेशन किसी डेप्रिसिएबल फिक्स असेट से है, कैन बी, देखो कैन बी एडेड और डिडक्टेड, may be capitalized or adjusted in the cost of depreciable asset or should be depreciated over the balance useful life of asset. The MCA given this option for the companies to capitalize exchange difference arising on reporting long-term foreign currency monetary item loan till March 20. Thus, the companies can capitalize the difference arising on long-term loan linked with the acquisition of fixed asset. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब एमसीए ने ऑप्शन दिया है कि यदि किसी कंपनी ने को लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन फॉरेन करेंसी में लिया था, इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया, फिर ईयर एंड में गैप आ गया, फिर ईयर एंड की बैलेंस शीट से अगले साल गैप आ गया, अब ये जो हर साल जो प्लस माइनस हो रहा है लोन की वैल्यू में एक्सचेंज के कारण, कभी लोन घट रहा है कभी बढ़ रहा है ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, आप चाहो तो उसको P&L में भेज दो, पुराना प्रोविजन चलने दो, चाहो तो उसको फिक्स असेट अकाउंट में प्लस या माइनस कर दो। यदि फॉरेन करेंसी लोन महंगा हो गया तो फिक्स असेट की कीमत भी बढ़ा दो, फिक्स असेट डेबिट टू लोन, और वाइस वर्सा रिवर्स एंट्री कर दो। ये एडजस्टमेंट आप असेट की कॉस्ट में कर सकते हो, और अब इसके बाद आगे डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पे चार्ज करोगे। पुराना प्रोविजन यूज करो तो P&L में जाने दो। इसका मतलब इसके आने के बाद में दो ऑप्शन हो गए कंपनियों को। अब आप चाहो तो उसको P&L में चार्ज करो, यानी डिफरेंस को DRCR P&L में भेज दो, चाहो तो असेट की कीमत में एडजस्टमेंट कर दो और डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बट इफ सच लॉन्ग टर्म लोन इज रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल असेट और इट इज रिलेटेड टू अ सॉफ्ट लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, सॉफ्ट लोन या वर्किंग कैपिटल लोन होता है रूटीन रिक्वायरमेंट के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, टेकन बाय कंपनी, देन सच exchange difference should be accumulated in foreign currency monetary item translation difference account FCMITD account, and it should be written off or amortized in P&L during useful life of such non depreciable asset or during the period of such loan which have but not beyond 31st March। आइदर और, दोनों में से जो भी लोअर है उस पर आप करो और आगे मत जाओ मार्च 20 के आगे। अब ये मार्च 20 वाली डेट मैं एक बार चेक कर लूंगा, शायद इन्होंने एक्सटेंड कर दी होगी, तो ही तो आपके क्वेश्चन आएगा, वरना आपके क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यदि इसको मार्च 24-25 कर दिया होगा तो एक बार मैं चेक कर लूंगा मिनिस्ट्री की साइट पे जाके कि इन्होंने AS 11 में जो पैरा 46A में अमेंडमेंट किया उसकी डेट इनिशियली 2012 में आया था प्रोविजन अमेंडमेंट, और 2020 तक का टाइम दिया था 8 साल का। अब उसको 2020 के बाद 21, 22, 24, 26, 28 कब तक एक्सटेंड किया मैं देख के बता दूंगा। मिनिस्ट्री की MCA की मुझे साइट पे जाना पड़ेगा पहले। Such option is irrevocable and should be applied to all the foreign currency monetary item। ये ऑप्शन आपने एक बार यदि यूज ले लिया आप चेंज नहीं कर सकते, और ऐसा ऑप्शन ऑल्टरनेट नहीं है, किसी लोन पे ये ले लो और किसी लोन पे दूसरा ले लो, सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आपने 3 असेट के लिए लोन लिया है तो तीनों पे अलग अलग ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। ऑल्सो द कंपनी एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन शुड डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ सच ऑप्शन and for the amount remaining to be amortized in the financial statement of the period in which such option exercised and in every subsequent period so long as the exchange difference remain unamortized। यदि आप FCMITD में अमाउंट ट्रांसफर करते हो
और धीरे धीरे उसको हर साल P&L में अमोर्टाइज करते हो ट्रांसफर करके। जब तक वो फुली अमोर्टाइज नहीं हो जाएगी तब तक आपको नोट्स में बताना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स, का हम ऐसा ऑप्शन यूज लिए हैं और हम P&L की बजाय हमने FCMITD या असेट के अमाउंट में एडजस्ट करने वाला ऑप्शन यूज लिया है। अब कल आपको ये नीचे मैंने अलग से नोट डाल दिया था, द अबव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू अदर एंटिटी, देयरफॉर, अदर से मतलब कंपनीज के अलावा और किसी पे एप्लीकेबल नहीं है ये। देयरफॉर एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन इन सो फार रिलेटेड टू डेप्रिसिबल और नॉन डेप्रिसिबल असेट और सॉफ्ट लोन और वर्किंग कैपिटल लोन एक्सेट्रा शुड बी कंटिन्यूड टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू P&L। आज यदि कोई प्रोप्राइटरी फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उस पर ये पैरा 46, 46A अप्लाई नहीं होंगे और वो ये जो पुराना प्रोविजन चलता आ रहा था P&L में ट्रांसफर करेंगे। अब इस पूरे अमेंडमेंट का कंक्लूजन सुन लो। अकॉर्डिंग टू पैरा 46, 46A, कंपनीज को MCA ने दो ऑप्शन दिए हैं। आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन लिया किसी भी पर्पज के लिए, उसका एक्सचेंज डिफरेंस लोन के अमाउंट में अप एंड डाउन P&L में भेज सकते हो, CRDR में। एक ऑप्शन तो ये होगा। दूसरा, आप चाहो तो P&L वाला ऑप्शन इग्नोर करके और यदि डेप्रिसिबल फिक्स असेट के लिए लोन लिया था तो उसका जो एक्सचेंज गेन या लॉस है लोन की वैल्यू बढ़ने घटने के कारण, उसको असेट अकाउंट में एडजस्ट कर दो, फिक्स असेट में बढ़ा दो या घटा दो, एंट्री पास कर दो फिक्स असेट टू फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी लोन टू फिक्स असेट, और अब उस पर डेप्रिसिएशन आगे चार्ज करो। और यदि वो असेट नॉन डेप्रिसिबल है या लोन वर्किंग कैपिटल लोन है, सॉफ्ट लोन है, रूटीन रिक्वायरमेंट का लोन है, FCMITD अकाउंट में डिफरेंस को ट्रांसफर कर दो और उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ लोन और ओवर द पीरियड ऑफ असेट विच एवर इज अर्लियर, उसको आप अमोर्टाइज करो। FCMITD को धीरे धीरे P&L में SLM बेसिस पर ट्रांसफर करो। ये ऑप्शन केवल कंपनीज के लिए है और एक बार ये ऑप्शन यूज ले लिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। इनिशियली ये ऑप्शन मार्च 20 तक के लिए आया था, आगे एक्सटेंशन मिला तो मैं देख के बता दूंगा। अब इसमें चारों पॉइंट में किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बोल दो, मैं एक क्वेश्चन करा दूं साथ के साथ इसी का प्रैक्टिकल। बोलो जल्दी, ले क्वेश्चन। आवाज तो आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर, यस सर। बोलते नहीं हो तो यार, मैंने सोचा आवाज तो नहीं आ रही। सॉरी सर। चलो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन करा दूं आपको। ये है AS कौन सा? 11। अच्छा, वो फर्स्ट बुक में है, ये सेकंड में है। 11 कहाँ गया? 11। अब आपको याद हो तो अभी कल परसों की क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने PM के कहा था कि ये अच्छे क्वेश्चन है, करने चाहिए। मैं उसी में देख लेता हूं। और ये देखो, यहां से शुरू होते हैं AS 11 के क्वेश्चन। ये रहा, एक्सप्लेन मॉनेटरी आइटम एज पर AS 11, हाउ द फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिकॉग्नाइज एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्लासिफाई द फॉलोइंग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। पहले मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन दो। मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं? वो मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं। और ये बताओ, ये नीचे बताए हुए मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी। अब ये बताओ पहले, शेयर कैपिटल इज व्हाट? अरे शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये नॉन मॉनेटरी होते हैं। देखो, नॉन मॉनेटरी आइटम 4 होते हैं, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री एंड इक्विटी। इक्विटी बोले तो आपका शेयर होल्डर्स का फंड से रिलेटेड आइटम। ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट्स नॉन मॉनेटरी, फिक्स असेट नॉन मॉनेटरी। अब पहले AS ने इसको डिफाइन किया है। देखो नॉन मॉनेटरी आइटम होते क्या है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं? एज पर AS 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रेट्स, मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड or asset and liability to be received or paid in fixed or determinable amount of money. Foreign currency monetary items should be reported using closing rate at each balance sheet date. However, in certain circumstances, the closing rate may not reflect with reasonable accuracy the amount in reporting currency that is likely to be realized from or required to be dispersed a foreign currency monetary item at the balance sheet date. In such circumstance, relevant monetary items should be reported in the reporting currency at the amount which is likely to realize from or required to disperse such item at the balance sheet date. इनका ये कहना है, वैसे यूजुअली मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। बाय द वे, बैलेंस शीट डेट पे आपको क्लोजिंग रेट रिलायबल एक्यूरेसी के साथ में नहीं मिलती हो तो AS कहता है कि क्लोजिंग एक्सचेंज रेट को तो छोड़ो। अब ये देखो कि जो एंड ऑफ द ईयर आपका कोई करंट असेट का पैसा आना रह गया, डेटर्स का, BR का,
या कोई करंट लायबिलिटी का या नॉन करंट लायबिलिटी का आपको पैसा चुकाना रह गया, क्योंकि सारी करंट लायबिलिटी, सारी नॉन करंट लायबिलिटी मॉनेटरी आइटम होते हैं, सारी करंट असेट मॉनेटरी होती है सिवाय इन्वेंट्री को छोड़। तो यदि कोई नॉन मॉनेटरी आइटम की क्लोजिंग एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट में आनी चाहिए, नहीं मिल रही, रिलायबल एक्यूरेसी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, कोई रेट सही है, तो आप जितना अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है, जितना अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पे है, उस पे बैलेंस शीट में शो कर दो विथ बेस्ट एस्टिमेट। अब ये 4 आइटम 1 2 3 4, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, P&L, फिक्टिशियस असेट, ये सब नॉन मॉनेटरी होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में भी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड, आउटस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, ये सब मॉनेटरी आइटम होते हैं। इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट नॉन मॉनेटरी होते हैं। ये बीके लिमिटेड। इसी क्वेश्चन की मैं अभी बात कर रहा था आपसे जो एग्जाम में आया था, और ये इसी का है, पैरा 46 और 46A का। अब एक बार इसको पढ़ के देख लो जल्दी से। बीके लिमिटेड परचेज फिक्स असेट कॉस्टिंग ₹5,000 lakhs ऑन 1 April 22, पेबल इन फॉरेन करेंसी। बीके लिमिटेड ने फिक्स असेट खरीदी 5,000 लाख, मतलब 50 करोड़ की 1 अप्रैल 12, और इसका अमाउंट फॉरेन करेंसी में डॉलर्स में देना था 5 अप्रैल 2013 तक। एक्सचेंज रेट $1 की 50 रुपए, और एंड ऑफ द ईयर एक्सचेंज रेट हो गई ₹54.98। 1 अप्रैल 12 को एक्सचेंज रेट थी 50, और एंड ऑफ द ईयर मार्च 13 को हो गई 54.98। कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ सॉफ्ट लोन। कंपनी ने एक सॉफ्ट लोन भी लिया $1 लाख। सॉफ्ट लोन होता वर्किंग कैपिटल लोन 1 लाख का, 1 अप्रैल 12, पेबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 1 May 13। You are required to state how this transaction would be accounted for in the books of accounts ending this। पहले बात सुनो, कंपनी ने एक फिक्स असेट परचेज करी कॉस्टिंग 50 करोड़, 5,000 लाख, 1 अप्रैल 12, पेबल इन फॉरेन करेंसी $, ऑन 5 अप्रैल 13। इस कंपनी ने लोन लिया, ये 1 साल से ऊपर का पीरियड का है, और इस पे कंपनी को 2 ऑप्शन है। कंपनी चाहे तो, अब सुनो जरा, जिस दिन लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट क्या थी, लोन लेने के दिन, सॉरी फिक्स असेट खरीदने के दिन एक्सचेंज रेट क्या थी? 50। अरे ये रही 50 रुपए, यस सर, है ना? लोन लिया मतलब फिक्स असेट जिस दिन खरीदी उस दिन एक्सचेंज रेट थी 50 रुपए, और एंड ऑफ द ईयर रेट बढ़ के क्या हो गई? 54.98। अब एक बात बताओ, 5,000 lakhs ये रुपीज है, रुपीज 5,000 लाख डिवाइडेड बाई रुपीज 50, तो आपने ये 50 ही है, आपने जिस दिन फिक्स असेट खरीदी वो 5,000 लाख की थी, और उस दिन एक्सचेंज रेट आपकी ये थी, तो डॉलर के हिसाब से फिक्स असेट के कितने रुपए बने? 500 लाख। अरे 5,000 अपॉन 50, सॉरी 100 lakh $, 100 lakhs, बोले तो $1 करोड़। 100 लाख 1 करोड़ ही होता है ना, हाँ जी सर, है ना? अब आप सोचो 50 रुपए का डॉलर कहां पहुंच गया? 54.98। तो $1 पे 4 रुपए 98 पैसा नहीं बढ़ गया? यस सर, और अब यदि 100 को 4.98 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने का चूना लग गया? 498 lakhs, and it is rupees, बोलो, यस सर, है ना? यस सर। अब ये 498 लाख रुपीस का कंपनी को जो नुकसान हो गया क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गई, तो आपका असेट सोचो, जिस दिन असेट खरीदी उस दिन फुल पेमेंट कर देते, कैश पेमेंट, तो कितना करना पड़ता? 5,000 लाख। 5,000 लाख, या यूं कह दो $100 लाख। यस सर, और अब एंड ऑफ द ईयर आपको 5 अप्रैल 13 को पेमेंट करना, तो उसको तो $100 लाख मिलेंगे, लेकिन आपको तो डॉलर इतने का खरीदना पड़ेगा ना। यस सर। तो आपके ये 498 लाख रुपए क्या लॉस नहीं हो गया? Yes. यस सर। अब इसको या तो कहां चार्ज करें हम? P&L में डेबिट कर दें, और या इसका दूसरा ऑप्शन, एमसी ने दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? Cost and फिक्स असेट की जो कॉस्ट है उसमें प्लस कर दें, बोलो, यस सर, है ना? ये 2 ऑप्शन। ये कौन से लोन की बात हुई या कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हुई है? फिक्स असेट वाला।
Fixed assets. दोबारा सुन लो 1 अप्रैल 2012 को एक कंपनी ने 5,000 लाख 5,000 lakhs रुपीज की कोई फिक्स असेट खरीदी 1 अप्रैल 12 पैसा देना है कंपनी को 5 अप्रैल 2013 क्या ये पीरियड 1 साल से ऊपर नहीं हो गया? हो गया। और कंपनी का $1 उस दिन अप्रैल 12 को 50 रुपए का था ये अप्रैल 12 को और मार्च 13 को डॉलर बढ़ के कितने रुपए का हो गया? 54.98। तो आपकी असेट 5,000 अपन 50 $100 लाख की असेट खरीदी थी आपने और $100 लाख उसी दिन दे देते तो 5,000 लाख में काम चल जाता और आज आपको 498 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो लॉस या तो P&L में चार्ज करो या फिर उसको फिक्स असेट की कॉस्ट में प्लस कर दो, ऐड कर दो। है ना। अब दूसरे वाले लोन की बात सोचो, दूसरा वाला लोन क्या है? सेकंड वाला सॉफ्ट लोन है यस सर। और 1 अप्रैल 2012 को ही लिया था ये भी। यस सर। और इस लोन का पेमेंट कितनी किस्तों में करना है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट और वो भी ईयरली। एनुअल है ना, एनुअल देखो एनुअल पढ़ा करो, है ना। और इसकी पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होने जा रही है? 1 मई 2030। वो तो अगले साल है ना। यस सर। अब जब ये लोन लिया था उस समय $1 लाख तो $1 कितने रुपए का था? 50 रुपए का। और एंड ऑफ द ईयर डॉलर बढ़ के हो गया 4.98 यस सर। रुपीज 4.98 इंटू $1 लाख क्या रुपीज 4.98 लैक्स। यस, $1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो 4.98 लाख ही हो गया ना। यस सर। ये नुकसान क्या ये डेप्रिसिएबल असेट का लोन है? नहीं सर। इट इज व्हाट? नो सर। सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन इज अ वर्किंग कैपिटल रूटीन लोन, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन का लोन। इस लोन का जो पैसा बढ़ गया ये इसको कंपनी चाहे तो P&L में चार्ज करे या दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? FCMITD में ट्रांसफर कर दें। अब FCMITD में आप ट्रांसफर तो कर दोगे, FCMITD अकाउंट में आप ले जाके इसको 4.98 को डेबिट कर दोगे, रुपीज 4.98 लाख। लेकिन उस FCMITD अकाउंट का अमोर्टाइजेशन तो करोगे। यस सर। कितने साल में करना है? 3 साल। तो इसका पहला साल तो एंड हो गया ना मार्च 13 में। यस सर। तो 4.98 डिवाइडेड बाई 3 1.66। तो डिवाइडेड बाई 3 से आएगा 1.66 लैक्स, है ना। इतना तो आप कौन से ईयर के P&L में चार्ज कर दोगे? मार्च 13 फर्स्ट ईयर मार्च 13, है ना। और अब इसके अलावा बैलेंस कितना रह गया? 4.98 में से हटाओ इसको 3.32 रुपीज 3.32 लैक्स। ये कब चार्ज होगा? आने वाले 2 सालों में। अब एक छोटी सी बात और बोलूं, ये रेट आपने जो लिए 54.98 ये कौन सी तारीख के लिए अभी तक? 31/3 और अब ये लोन का पेमेंट तो 3 साल में होना है ना। यस सर। और इसकी एक इंस्टॉलमेंट तो मार्च में चुकाई दोगे ना आप लोन की। हाँ। यस अब बची 2 इंस्टॉलमेंट में फिर एक्सचेंज रेट बढ़ सकती है ना 14-15 में। यस सर। अब जो मार्च 13 के बाद मार्च 14 तक जो एक्सचेंज रेट चेंज होगी उसका जो अमाउंट है वो FCMITD में जाएगा, लेकिन वो कितने साल में अमोर्टाइज होगा? 2 साल में 2 साल में होगा, बिल्कुल 2 साल में होगा। तो ये तो P&L में आधा, इसका हाफ 1.66 तो सेकेंड ईयर में जाएगा ही जाएगा। यस सर। और अब जो आगे जो और बढ़ गया उसका भी तो हाफ जाएगा P&L में, Yes. क्योंकि यहां तो आपने 3 साल से डिवाइड कर दिया, लेकिन अगली बार तो 2 साल से डिवाइड होगा ना। Yes. sir. और अब 2014 से 2015 में जो चेंज आ जाएगा वो तो वो 15 में चार्ज होगा। पूरा 15 में और एक इंस्टॉलमेंट ये भी तो रहेगी उस टाइम पे। हाँ यस सर। अभी आपके सामने रखा है, एक बार ढंग से देख लो, समझ लो। मैं कॉपी में अभी लिखवा दूंगा पूरा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था मई 11 या मई 12, 2 पेपर में देखना पड़ेगा मुझे। मई 11 में तो नहीं है सर, मैंने चेक कर दिया। तो मई 12 या मई 13 में होगा। वो अभी पेपर पढ़े, मैं देख के बता दूंगा। चले आप। सर सर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है 1 मई को। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। नहीं, कोई एक चीज बताओ मुझे, आप तो मार्च 13 तक का हिसाब कर रहे हो ना अभी तो। हाँ सर। और तो मार्च 13 का तो अमाउंट इतना बन ही गया ना 1.66। अब जब आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे तो आपका लोन कितने का? $1 लाख का है।
हाँ इसकी बराबर 3 किस्त करोगे तो 33.33 है, 33 हाँ वही बनेगी ना। यस सर आई मीन $33,333। उसका मार्च से लेके 1 मई के बीच में जो गेप आ गया वो उस साल पे वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज होगा FCMITD में, एक इंस्टॉलमेंट का। सर मतलब वो 13 मंथ का चार्ज हो। यस, 13 क्यों बोल रहे हो? अभी आप मई 13 का मतलब 1 महीना तो ऊपर गया ना। तो अभी जो इंस्टॉलमेंट है वो तो मार्च तक की निकाली है ना हमने, ये FCMITD की। हाँ सर अब जब आप पहली किस्त दोगे वहां तक मान लो 54.98 का डॉलर 55.20 पे आ गया, तो इतना गेप और नहीं आ गया कुछ पैसों का, हाँ सर है ना। तो उसका क्या करोगे, जो गेप आ जाएगा वो अगेन FCMITD में ऐड हो जाएगा। हो गया। और अब मार्च 14 को फिर मेजरमेंट करोगे बचे हुए 66,667 का डॉलर का, और उस मार्च 14 को जो रेट बढ़ेगी वो FCMITD में उड़ जाएगा। यस सर अब FCMITD का हाफ दो होंगे। वो 1 मंथ अलग होगा। यस बिल्कुल होगा। हाँ क्या हो गया उसमें, और तो अभी हमें ये पूरा करना पड़े तो मैं आपको जनरल एंट्री करा देता सारी, एक एक डेट वाइज। सर इसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा ना? एक्यूमुलेट होता जाएगा, बस सीधी सी बात है। आप तो जब जब किस्त चुकाओगे वहां तक का गेप FCMITD में जाएगा, और यदि किस्त नहीं चुकाओगे तो ईयर एंड पे बैलेंस शीट में तो लोन को क्लोजिंग रेट भी दिखाओगे ना, यस सर वो इतना और चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो मॉड्यूल, इसका जो एग्जाम का सॉल्यूशन आया था ना, वो बेचारे बच्चों को हजम नहीं हुआ था क्योंकि लैंग्वेज बहुत गंदी है। अभी क्या लैंग्वेज गंदी है? इफ एनी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, देन द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द date of initial recognition up to the date of reporting, or from the date of earlier financial statement up to the current financial statement, that should be accounted for in P&L account as a gain or loss, or it may be adjusted। ये क्या लैंग्वेज मारती है। अब आप देखो इसकी क्या भाषा है। As per AS 11 revise the effect of changes in rates, exchange difference arising on the settlement of monetary items or on reporting an enterprise monetary item at the rate different from those at which were they initially recorded during the period or reported in previous financial statement should be recognized as income or expense on the period in which they arise। However, Ministry Corporate Affairs has recently amended AS 11 through notification. As per the notification, exchange difference arising on reporting of long-term foreign currency monetary item at the rate different from, क्या जरूरत है यार तुम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हो, at the rate which is different from the initial recognition or from the previous financial statement। क्या दिमाग खराब कर रखा है। सीधा सीधा बोलो नहीं कि कोई भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम के इनिशियल रिकॉग्निशन की डेट से लेके टिल द ईयर एंडिंग, और या फिर सेटलमेंट, और या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से डेट ऑफ करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस गेप को या तो P&L में ट्रांसफर करो और या उसका दूसरा ऑप्शन लो। वही चीज दोबारा रिपीट करने लग गए वापिस। ऑल्टरनेटिव में भी वही सारी की सारी लैंग्वेज, डिफरेंट फ्रॉम दोज एट दे वर इनिशियली रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सो फार दे आर रिलेटेड। अब यहां पे आए मुद्दे पे, यदि उसका रिलेशन को डेप्रिसिएबल असेट से है तो इट कैन बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट। MCA given option the enterprise to capitalize exchange difference arising on long term foreign currency monetary item till March 20। Thus company can capitalize the exchange difference arising on long term loan this। अब इसने लोन की अमाउंट निकाल दी $100 लाख, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 498 लाख, और अब दे दिया कि कंपनी इस लॉस को असेट में कैपिटलाइज कर सकती है और उसके बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। और हम ये भी कर सकते हैं कि कंपनी चाहे तो इसको P&L में भी ले जा सकती है। अब ये दूसरा वाला लोन ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है आपका पहला, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 1, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ये वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ट्रांजैक्शन 1, ये ट्रांजैक्शन 2। अब सेकंड वाला $1 लाख 50 लाख, वैल्यू ऑफ लोन 1 लाख इंटू दिस 5498, इंक्रीज हो गया 54 माइनस 50 4.98 lakh। AS 11 provide that in case the liability designated long-term foreign currency monetary item having 12 months or more of time of origination, the exchange difference is to be accumulated in foreign currency monetary item translation difference account and should be written off over the useful life of asset or by recognizing income or expense in such period। The exchange difference is this minus this 4.98। Loan account increased 54.98, नहीं, loan account increased
to be increased 2 rupees this, and FCMITD account to be debited by rupees this. Since loan is repayable in 3 installment, therefore 4.98 upon 3, 1.6 lakh to be charged to P&L account for the year ending March 13, and balance rupees 4.98 minus this 3.32 should be shown under the head equity liability side of the balance sheet as a negative figure under head reserves and surplus, separate item. The above answer is given on the basis that company has availed the option under para 46A of the AS11. अब ये पूरा इसका सोल्यूशन है. अब यदि आपको इसको थोड़ा इजी वे में लिखना हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता, बोलो मैं लिखवा देता हूँ. ये है लंबा चौड़ा. आप इसको कॉपी में उतारोगे 2-2.5 पेज भरेंगे ये और ये पूरा नीचे का ये और ये 2-2.5 पेज पे जाएगा ये. सर आप ही लिखवा दो इससे बढ़िया. चलो नोट करो, नोट करो, लिखिए. पहले आप वो लिख देना पीएम क्वेश्चन नंबर 23, फिर बाद में ढूंढोगे नहीं तो कहां गया. पीएम क्वेश्चन नंबर 23 और पेज नंबर भी लिखना हो तो पेज नंबर इसका है 15-14, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पेज 14, पीएम क्वेश्चन नंबर 23. शुड आई स्टार्ट? यस सर. यस सर. चलिए लिखिए. अब लिखिए एज पर AS11, एज पर AS11 ब्रैकेट में रिवाइज्ड 2003 में रिवाइज हो गया था, 93 में आया था ओरिजिनली. एज पर AS11 रिवाइज्ड डैश करके नाम लिख दो. द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. एज पर AS11 डैश करके द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लिख दिया. यस सर. यस सर. आगे आगे कॉमा करके लिखिए. कॉमा एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट और रिपोर्टिंग ऑन सेटलमेंट और रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग का मतलब बैलेंस शीट में डिस्प्ले करना, बैलेंस शीट में दिखाना. और रिपोर्टिंग मॉनेटरी आइटम्स और रिपोर्टिंग मॉनेटरी आइटम्स at the rates which are different from their initial recognition, or from the earlier year reporting, then such exchange difference may be charged or credited. Such exchange difference may be charged or credited to the P&L account as income or expense of such year. फुल स्टॉप. पैरा चेंज यहां तक लिख लिया. यस सर. चलो आगे पैरा चेंज करके लिखो. पैरा चेंज ऑल्दो लिख दो या हाउएवर लिख दो, एक ही बात. हालांकि ऑल्दो MCA has given an option to the companies
given an option to the companies through para 46 and 46A, 46 and 46A as below डैश कर दें। अब 2 पॉइंट लिख दो नीचे। नंबर वन, if such non-current, if such monetary item ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट में लोन, if such monetary item ब्रैकेट में लोन, ब्रैकेट क्लोज, is related to a depreciable fixed asset, then such gain or loss may be capitalized ब्रैकेट में added or deducted, ब्रैकेट क्लोज, in the account of such asset, and depreciated thereafter, लिख दिया। यस सर। हाँ जी सर। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर सेकेंड, if such long term loan of foreign currency is related to a working capital loan or soft loan, or non-depreciable asset, then such exchange gain or loss should be transferred to foreign currency, monetary items, translation difference account, full stop. The balance of this account should be amortized. Over the period of loan, or the life of non-depreciable asset. Full stop. अब लिखिए ट्रांजैक्शन 1। अब क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन आए थे।
ट्रांजेक्शन 1। अब थोड़ा शॉर्टकट में चलने दो। अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन इज इक्वल्स टू रुपीज 5000 lakhs divided by rupees 50 equals to US dollars 100 lakhs। पहली बात, आपको लोन को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है। देखो हो गया क्या? यस सर। हाँ अब सर। अब लिखो, Yes, sir. अब लिखो एक्सचेंज लॉस इक्वल्स टू US dollar 100 lakhs into rupees 54.98 minus 50 equals to rupees 498 lakhs। डन। यस Done, सर। अब इस 498 लाख के क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो आप? या तो पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं या कॉस्ट के अंदर ऐड ये कर सकते उसकी कॉस्ट में जोड़। चलो चलो नीचे लिखो कंपनी कैन, और ये क्वेश्चन कंपनी का ही है। एक तो ये ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन हम किसी और का सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बी के लिमिटेड कंपनी ही। अभी यदि हम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर एक्स वाई होता तो पीएनएल के अंदर चार्ज होता। ये पैरा 46 ए अप्लाई नहीं होता। ये तो कंपनी के लिए आया है पैरा। तो पीएनएल में जाता ना फिर तो। अब लिखिए, Yes. अब लिखिए कंपनी कैन चार्ज लॉस ऑफ रुपीज 498 lakhs to P&L account, to P&L account of year ending 31st March 2013। और alternatively company can capitalize oblique add this loss of rupees 498 lakhs to fixed asset account, and depreciate thereafter। हो गया? यस सर। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? यस सर। ट्रांजेक्शन। अब लिखो ट्रांजेक्शन 2। ट्रांजेक्शन 2 लिखो जी। लोन कितने का लिया था? $1,00,000 का। यस सर। तो आप तो सीधा लिख दो एक्सचेंज लॉस इक्वल्स टू US dollars 1 lakh multiplied by rupees 54.98 minus 50 equals to rupees 4.98 lakhs। देखो ध्यान देना, वो 498 lakhs था और ये 4.98 है। कारण वो लोन कितने डॉलर का था? 100 लाख। 100 लाख, और ये तो 1 लाख का ही डॉलर का है ना केवल। यस यस सर। तो वहां 498 लाख थे, यहाँ 4.98 लाख है रुपीज, है ना। अब लिखें सिंस द लोन वॉज टेकन
since the loan was taken for 3 years, 1 साल से ऊपर होना चाहिए, वरना ये रूल नहीं लगेगा, and it is a soft loan, soft loan कह दें, working capital loan कह दें, and it is a soft loan, therefore loss of rupees 4.98 lakh should be debited to FCMITD अकाउंट। अब शॉर्ट में लिख दो चाहिए, शुड बी डेबिटेड टू FCMITD अकाउंट। सर एग्जाम में भी लिख सकते हैं ना? हाँ अलाउड है, एक बार पूरा लिख दिया ना ऊपर, ओके सर। और शॉर्ट में भी लिख के आ जाओगे चल जाएगा। सब जानते हैं FCMITD क्या होता है, FCTR क्या होता है। अब ये बात सोचो, आपने 4.98 लाख का लॉस FCMITD में चार्ज तो कर दिया, लेकिन अब उसका करंट ईयर में अमोर्टाइजेशन कितना होगा? 1.66। तो लिखो अमोर्टाइजेशन ऑफ करंट ईयर 2012-13 इक्वल्स टू रुपीज 4.98 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू रुपीज 1.66 lakhs चार्ज टू P&L। अमोर्टाइजेशन तो P&L में ही जाएगा ना इसका, ये P&L में चार्ज हो जाएगा इस साल। ये तो 12-13 के P&L में गया। बैलेंस ऑफ FCMITD अकाउंट अब बैलेंस जो अनअमोर्टाइज वैल्यू रह गई FCMITD अकाउंट रुपीज 4.98 माइनस 1.66 इक्वल्स टू रुपीज 3.32 lakhs should be disclosed under Reserves and surpluses. reserves and surplus as shareholders fund, नेगेटिव। as a shareholders fund। ये लो, देखना 2 पेज हो गए होंगे शायद। यस सर। अब इसको आप जितना और स्मूथ कर सको कर लो। एग्जामिनर बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है ना ये पढ़ेगा, और वो प्रोविजन है उसको हल्का सा निगाह मारेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है। और यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हमने यदि उसमें आधा घंटा लगा दिया तो बेकार है। हो गया? यस सर। हाँ जी सर। चलो अब ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, वो थ्योरी था। ये क्वेश्चन नंबर 23। अब आप आगे के क्वेश्चन मुझे कोई बताने की ऐसा कोई नीड ही नहीं है, आप ये पढ़ के देखो, ये कल बता दिया था क्लास में मैंने। पढ़ लो एक बार, मैंने कॉपी में करा दिया था आपको। Yes sir. अरे कॉपी में कल हेजिंग पर्पस का नहीं कराया था एक क्वेश्चन? Yes. यस सर। वो सेम सॉल्यूशन है इसका, खाली बस ये फिगर देखो इसमें। अब इनका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब आप बताओ ये इनके 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, वो अलग है, देखो वो अलग है। ये क्वेश्चन ए है और ये क्वेश्चन बी है, और आप बी को भी पढ़ के देख लो। चलो एक बार, ये भी हो गया था हमारा कल, बी भी पढ़ के देख यस लो, सर। है ना। आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट कब किया, माल कब खरीदा, First January. और उस दिन रेट क्या थी, एक्सचेंज रेट?
45 और मार्च में रेट क्या आ गई? 44 और आपने उसका पेमेंट कब किया फॉरेन सप्लायर का? जुलाई। जुलाई में तो कल मैंने 2 क्वेश्चन बना के लिखवाए थे आपको, ये सेकंड वाला क्वेश्चन यस सर, वैसा ही है। सेकंड वाला हो गया ना? यस यस सर। अब 45 माइनस 44, ये जो 1 रुपए का गेन है, ये तो फर्स्ट ईयर के मार्च 11 में पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। यस यस और, सर। और आगे देखो 1 रुपए डॉलर और टूट गया, तो इसमें तो फायदा और हो गया दोबारा, हाँ सर। और ये अगले साल की पीएनएल में जाएगा। यस अब सर। देखो इनका नंबर ए का सॉल्यूशन देखो, नंबर ए का ये सॉल्यूशन है। ये लोग प्रोविजन लिखते ही नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, फॉरवर्ड रेट 48.85, स्पॉट रेट 47.5, लॉस 1.35, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 20,000, लॉस, अब ये लॉस बोलते हैं हिसाब से, इसको प्रीमियम या डिस्काउंट कहते हैं, ये गलत वर्ड यूज लेते हैं लॉस। प्रीमियम या डिस्काउंट इतना इंटू इतना 27,000, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 4 महीने, जनवरी से मार्च 3 महीने, करंट ईयर के पीएनएल में 3/4, और बचा हुआ अगले साल जाएगा। है लिखा हुआ? यस मैंने कॉपी में इसका कल प्रोविजन Yes, भी sir. लिखवाया था, प्रोविजन देखो, प्रोविजन लिखवाया था कि यदि कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग पर्पज के लिए होता है तो प्रीमियम या डिस्काउंट को एसएलएम के रेशियो में, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना? यस सर। Yes, sir. अब ये देखो दूसरा वाला, ये बी वाला देखो, एज पर AS 11 effect of changes in foreign exchange rate, all foreign currency transactions should be recorded by applying exchange rate on the date of transaction. Thus, the goods on this January 11 and corresponding creditor would be recorded rupees this. According to AS, in the balance sheet, all monetary items should be reported using closing rate. The creditor of $10,000 on March will be rupees 44. Exchange profit rupees 10,000 that will be credited to P&L account of 10/11. On 7 July, creditor paid at the rate of 43. Therefore, the exchange gain of rupees 10,000 will be credited to P&L account of 11/12. हो गया? यस सर। अब ये Yes. देखो, ये मैंने कल आपको ध्यान हो तो एक बताया था, अकाउंटेंट गलती कर बैठा था, उसने 25 फरवरी को खरीदा और अगले साल सेटलमेंट हुआ अप्रैल में, उठा के सीधा 44 से 48 की रेट ले ली, जबकि बीच में तो मार्च भी आया था ना। यस सर, Yes, वो पहले ये कल वाला तो क्वेश्चन पहले था। हाँ, फिर इसके बाद आप जाओगे आगे, ये देखो ये वाला। अब ये बताओ, इसमें मिस्टर वाई ने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या इसने कोई प्लांट या कोई गुड्स खरीदा बाहर से? नो सर। तो फिर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है फिर? स्पेकुलेशन पर। सट्टेबाजी कर रहा है। और यदि आप सट्टेबाजी या ट्रेडिंग पर्पज के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो प्रीमियम डिस्काउंट तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता है। यस सर। फिर तो उसका सीधा गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट या कैंसिलेशन पीएनएल में जाएगा, है ना? अब आप देखो, yes, sir. कल मैंने स्पेकुलेशन वाला पेरा 38 39 लिखाया था कॉपी में, यस सर। बस वो प्रोविजन लिख दो। इसमें देखो इन्होंने प्रोविजन लिखा है इस बार, और फिर इसके बाद में सॉल्यूशन किया है ये रहा। डन? डन सर। Yes. और फिर देख लो ये वाला, अभी इस वाले पेपर में trading. हाँ वही सेम, वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लांट खरीदा है इसने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब इसमें देखो इन्होंने प्रोविजन नहीं लिखा कुछ भी, सीधा सॉल्यूशन करके लिख दिया, इतना बस, ये सॉल्यूशन है। ये पीएनएल अकाउंट में अभी जाएगा या अगले साल जाएगा, ये खाली प्रैक्टिकल कर दिया बस। और प्रैक्टिकल आप देख लो कॉपी में, मैंने फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट ये वो सब करके पीरियड सब लिखवाए थे कल। यस सर। और ये लास्ट है, संडे डेटर इतने रुपए रिकॉर्डेड इतनी रेट पे, और फिर ये वही आ गया वापस। आगे चल के आपका जब पेमेंट आया तब तक रेट ये हो गई। वो पहला मैंने उसका नहीं दिखाया था, एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, तो ये उसी से किया हुआ है, ये आप देख लेना चाहिए। इसमें अलग अलग है, इसमें एक लोन भी है और इसमें एक वो भी है, इसमें अलग अलग है। ये मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, नया ES आ गया, हो गया। अब मैं आपको Yes, मैं आपको ऐसा मोड दिखा दूँ आपका स्टडी मटेरियल, उसमें भी यही क्वेश्चन है सारे स्टडी मटेरियल। यस, 11 कहाँ गया? सर आपने एडवांस को खोल दिया। हाँ, वो फर्स्ट ग्रुप में है। वो एक्चुअली क्या, पहले हमारे पुराना में मामला रह जाता है दिमाग में, पहले ये सेकंड ग्रुप में होता था, अब इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में डाल दिए सारे।
ये रहा। ये रहा ES11। अब देखते जाना इसके इलस्ट्रेशंस। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है, कुछ इलस्ट्रेशन भी है, लेकिन करने लायक है, छोटे छोटे हैं, 2-2 4-4 मिनट। ये देखो पहला इलस्ट्रेशन। इन्वेंट्री कौन से आइटम होते हैं? मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। आप लोग एक बात समझने की कोशिश करो, कोई भी असेट या लायबिलिटी यदि अपने टाइम गुजरने के साथ अपनी वैल्यू नहीं बदलती है, वो मॉनेटरी होती है। और जो वैल्यू बदलती रहती है, इन्वेंट्री, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी, ये चारों नॉन मॉनेटरी है। तो इन्वेंट्री किस में जाएगी? नॉन मॉनेटरी। ये मॉनेटरी, मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी, प्रॉपर्टी नॉन मॉनेटरी। एक मॉनेटरी है, बाकी नॉन मॉनेटरी है। इलस्ट्रेशन सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको। यस सर, ये पीएम का ही। 45, 44, 43 थे, वहाँ 75, 74, 73 कर दिया। यस सर। डॉलर 15,000 कर दिया, वहाँ 10,000 थे, यही था ना? यस सर। इलस्ट्रेशन थर्ड देख लो। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ठीक करनी पड़ेगी। कलीम लिमिटेड बोरोड $, 450 1 जनवरी, विच विल बी रिपेड एज ऑन, या 1 जुलाई है, ये 31 की जगह 1 जुलाई। कलीम लिमिटेड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑन मार्च। रेट ऑफ एक्सचेंज INR फॉरेन करेंसी $, ऑन डिफरेंट डेट, जनवरी 48, मार्च 49, 1 जुलाई 49.5। ये 1 जुलाई होगा 31 की जगह। अब पहली बात बताओ, कलीम लिमिटेड है तो कंपनी, लेकिन इसने लोन कितने टाइम का लिया था? अरे लोन का ड्यूरेशन 6 महीने सर। 6 महीने ही है, ये 31 जुलाई नहीं है, ये 1 जुलाई। प्रोविजन तो अप्लाई नहीं होगा फिर इसको। हाँ तो होगा ही नहीं ना। तो अब बताओ, यदि आपका लोन 12 महीने से नीचे है, तो ये जो गेन या लॉस है वो तो पीएनएल में जाएगा ना फिर। हाँ सर। अब बताओ, लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट क्या थी? ये रही 48 रुपए। 48, और अब आप मल्टीप्लाई करो 450 इंटू 48, 450 इंटू 48, 2 करोड़ 2 करोड़ 16 लाख। 2 करोड़ 16 लाख, यही है ना? लोन लेने की एंट्री बोलो, लोन लेने की एंट्री। कैश एंड बैंक टू लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। तो ये 216 लाख की एंट्री हो जाएगी। हाँ सर। यस। और अब मार्च के दिन, ईयर एंडिंग मार्च पे रेट क्या आ गई देखो जरा, ये रही 49। तो आपके 1 रुपया बढ़ गया, तो कितने रुपए बढ़ गया लोन पे? 8,50,000। 4,50,000 तो 450 का क्या लॉस नहीं हो गया? हाँ सर। और FCMITD में जाएगा नहीं, पीएनएल में क्योंकि अप्लाई नहीं जाएगा। तो एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन, फॉरेन करेंसी लोन, और पीएनएल डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लोन है ना? अगली बार, इस लोन का रीपेमेंट 1 जुलाई को किया, 1 जुलाई है, 1 जुलाई को रेट क्या हो गई? 49.5। तो 50 पैसे और नहीं बढ़ गए? यस सर। तो 50 पैसे से 4.5 लाख का अमाउंट 225। 225। यस। अगेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू लोन, यस सर। पीएनएल टू एक्सचेंज है लोन। ना? और पीएनएल टू, ये लो। अब ये क्या पीएनएल वाली एंट्री भाई साहब करते नहीं है। बैंक डेबिट टू लोन, फॉरेन लोन 216 लाख, मार्च में एक्सचेंज ये डेबिट टू लोन ये 450। अब ये पीएनएल वाली एंट्री छोड़ गया यहाँ पे। अगली बार जुलाई 1, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ये देखो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ये FCMITD नहीं है, तो आप इसको एग्जाम में एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट कर देना, ठीक है? ओके सर। और अब ये लास्ट, अब देखो लास्ट में लोन चुका भी दिया यहाँ पे। और जब लोन चुकाओगे तो 216 + 4 220 50 और 222 75 200, ये तो अमाउंट ही गलत लग रहा है मुझे तो।
सर दूसरे में टू बैंक अकाउंट में 222.75 का रखा है, उधर 220.50 हाँ का तो रखा है। तो यहाँ बीच में पीएनएल अकाउंट लिखना भूल गए ये। यस सर। चलो आगे, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपके मॉड्यूल में सही आ गया होगा, मेरा थोड़ा पुराना है ये देखो राव लिमिटेड, सर ये क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं लिखना, हम भी नहीं लिख के आएंगे फिर। अब लिखना चाहिए हमेशा। कारण बताऊं, इसमें कितनी देर लगाओगे एग्जाम में आप इतना सा करने में, बोलो? टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन फिर प्रोविजन तो लिखना सर पड़ेगा। बट वेटेज भी तो नहीं है ना सर इतना। 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर। अब जितना भी है देखो, ये पढ़ लो आगे वाला, ये स्पेकुलेशन का है, ये मैंने करवा भी दिया था 47.18 और 10.8 पैसे वाला, हाँ सर ये आपने करवाया था। है ना? अब ये एक इलस्ट्रेशन देखो, एक कंपनी ने आईएफओ, किसी कंपनी की फॉरेन में ब्रांच है, आप देखो उसने कन्वर्जन के लिए क्या क्या रेट यूज में कर ली और क्या करनी चाहिए थी। अब आपको ये एक्सचेंज रेट की नॉलेज होनी चाहिए। Asset, liability, income, expense, all the item of foreign branch IFO are translated into Indian rupee at prevailing rate exchange at the end of year. क्या ये सही है? नो सर। सारी असेट, सारी लाइबिलिटी, ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होती है। आपके इनकम एक्सपेंस पे कौन सी रेट लगती है? एवरेज। और लाइबिलिटीज पे कौन सी लगती है? क्लोजिंग। और असेट में तो दो पार्ट है, असेट में दो पार्ट्स है आईएफओ में। जो असेट करंट असेट है वो क्लोजिंग रेट पे, और नॉन ओपनिंग रेट, मॉनेटरी वाली क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी वाली जो फेयर वैल्यूड है वो क्लोजिंग रेट, और जो हिस्टोरिकल है वो हिस्टोरिकल रेट। यही है ना? यस सर। अब आगे गलती और देखो, द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट इट इज कैरिड टू अदर लायबिलिटी अकाउंट एंड लॉस इफ एनी इट इज चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। यदि आपने आईएफओ का ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया और डिफरेंस आ गया तो क्या लॉस का अलग और प्रॉफिट का अलग ट्रीटमेंट है? नो सर। नो सर। कहां जाना चाहिए? पीएनएल में दो। अब ये कह रहा है उसका इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ले लो, लॉस है तो पीएनएल। अरे भाई तुम चाय जैसे कैसे लिखे जा रहे हो? अब इसमें क्या होगा, आपको पूरे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे कि मॉनेटरी आइटम किस पे होनी चाहिए, इनकम एक्सपेंस, और बॉक्स बना देना जैसे मैंने बॉक्स बनवाया, सारे मुझे उतारो ब्रांच वाले, ऑल दी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम कैरी रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन मॉनेटरी आइटम कैरी रेट फेयर वैल्यू क्लोजिंग रेट, बस बंद कर दो। और नीचे एक्सचेंज रेट शुड बी ट्रांसफर्ड, एक्सचेंज लॉस और गेन शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल। बोलो। अब आप इनको जो पढ़ोगे ना पूरा, ये इन्होंने सारी राम कहानी पैराग्राफ में लिखी है, आप इसको टेबल का फॉर्मेट दे देना। अब ये देखो जरा, ये इलस्ट्रेशन 7, और आपकी बुक में, एएस की बुक में देखो, आपका ये ब्रांच वाला एक क्वेश्चन नहीं कर रहे थे हम कल कन्वर्जन का? यस सर। फिगर मिला लो, चाहो तो फिगर मैच कर लो। यस सर सेम। फिगर देख लो, ये देखो 4,02,000, इधर आप देख लो ये 1,91,000, इधर देख लो 4,90,000, मिला लो चाहो तो। एग्जाम्पल 4 है। हाँ, और ये क्लोजिंग स्टॉक, और फिर ये 10% डेप्रिसिएशन, और फिर ये रेट्स देख लो। अब रेट्स में फर्क हो सकता है, उसमें देखना 61, 63, 67 ही था क्या? सर वही है। तो फिर ये लो, और आप इवन ट्रांसलेट और डिफरेंस भी देख लो नीचे, डिफरेंस कितना आया था। बैलेंसिंग फिगर देखना 20,200, हाँ सर यस सर यही है। और नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक 46,900, डेप्रिसिएशन 30 यस पाउंड, सर यही है। है ना? और अब ये आ गया आपका एफसीएमआईटीडी वाला क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन आ गया वापस, और यहाँ कंपनी ने लोन लिया 3,000 लाख, ये वही आज जो कराया ना मैंने लिखवा के आपको अभी। 5,000 लाख वाला। अब ये फिक्स असेट का एक पहला ट्रांजेक्शन है, ये दो नहीं है इसमें एक साथ, एक ही ट्रांजेक्शन है पहला वाला, तो अब तो कर लोगे। यस हाँ सर। यस सर। और इसके बाद इसमें बस है नहीं, अगला यस आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट हम कर चुके, डन। यस सर। अब ये आपका AS11 जो कल होना था आज हो गया है, ओके, है ना? सुनो अब, यस सर। अब AS16 में आपको फेस टू फेस कराऊंगा क्योंकि उसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है,
उसमें पूरी अर्थमेटिक है। अब बचे थ्योरी की AS 4, 5, 17, 18, इधर आपके AS 13 फर्स्ट ग्रुप का। मैं कल AS 13 करा दूंगा, पहले छोटा सा है, आधे पौन घंटे का। AS 13 घंटा पर मान लो मैक्सिमम, ठीक है। ओके सर। अब आप Yes, sir. आगे का प्रिपेयर करो जो करना है, ओवरहेड वगैरह